हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसमें घटना चक्र का समान भूगोल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस और अदर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जो कमीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले से ही कर रखा था भारत के भूगोल में सामान्य परिचय, जिसमें क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मकर मानक समय, दूरस्थ बिंदु, समवर्ती देश, भौगोलिक विभाजन में ये सभी, और फिर भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, फिर प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ भी हम लोगों ने कर लिया था, भाषाएं हम लोगों ने कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे छठा पार्ट इसका, अपवाद तंत्र, जिसमें गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है, दक्षिण भारत की नदियां हैं, अन्य नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रपात और झीलें हैं। फिर उसी तरह से आगे जलवायु है, फिर प्राकृतिक आपदाएं, फिर मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें इत्यादि 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 चैप्टर। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना छठा चैप्टर, अपवाद तंत्र। ये अपवाद तंत्र, आइए शुरू करते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती, अपवाद का उदाहरण, पूर्ववर्ती मतलब जो पूर्व की ओर बहती है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहती, अतः इसके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा एवं और ब्रह्मपुत्रा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, ये याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। ये याद रखिए, अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में आकर मिलती है। भगीरथी और अलकनंदा की संयुक्त रूप ही गंगा कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भगीरथी और अलकनंदा की संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्रा जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। तो यह ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है, उसे संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर मेघना का निर्माण करती है बांग्लादेश में, और मेघना ही बंगाल की खाड़ी में फिर जाकर अपना जल वहाँ विसर्जन करती है। अपने मुहाने पर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये अपने मुहाने पर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदी के बीच बनती है। तो ये हुगली और मेघना नदी के बीच बनती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, मैप देख लीजिए और इसकी सहायक नदियों के बारे में भी एक बार विस्तार से थोड़ा देख लीजिए। यह मैप, ये देखिए भगीरथी, ये अलकनंदा, यहाँ से आई गंगा नदी बन गई। ठीक है, और ये इसी तरह से चलती हुई यहाँ हुगली में यहाँ विसर्जित हो जाती है। तो इसमें देखिए सहायक नदी कौन कौन सी, ये देखिए सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जो यहाँ प्रयागराज के पास आकर मिलती है। उसी तरह से ये देखिए रामगंगा है, शारदा है, गोमती है, कोरियाला है, घाघरा है, साप्ती है, गंडक है, लाल बकिया है, बागमती है, कमाला है, घुघरी, कोसी, महानंदा, ये सब उत्तरी नदी है। अब दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी में सबसे बड़ी नदी ये यमुना है। उसके बाद ये देखिए बनास है, फिर चंबल है, फिर काली सिंध है, फिर पार्वती है जो कि चंबल की, ये सब सहायक नदी है। तो चंबल भी यमुना में आकर मिलती है। फिर इस तरह से सिंध है, बेतवा है, जामनी है, घासर है, बिरमा है, सोनर, बिरमा, केन, टॉन्स, सोन, रिहाद, कोयल, ये रियाद और कोयल सोन की सहायक नदी है। फिर इसी तरह से ये दामोदर, ये हुगली की सहायक नदी है। फिर कसाई हुगली की सहायक नदी है। मीनाक्षी, ये भी हुगली की सहायक नदी है।
तो इस तरह से ये नदियों का पूरा जाल उत्तर भारत में बना हुआ है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। आइए अब आगे। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। अर्ध शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थित है। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी, मतलब केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। यह ध्यान में रखिए, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी किससे मिलती है? तो अलकनंदा नदी से पिंडर नदी आकर मिलती है। अलकनंदा नदी शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित संतोषपथ शिखर के हिमनाद से निकलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है ये ध्यान रखिएगा। अलकनंदा में हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और गंगा में आकर मिलती है, उसके बारे में यहाँ विस्तार से दिया हुआ है। आइए इसे एक नज़र देखते हैं। यहाँ पे देखिए रामगंगा, शारदा, सरयू। शारदा को सरयू नदी बोला जाता है। घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी का, याद रखिएगा, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा से मिलती है। तो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय के मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुरू में गौरी गंगा, फिर बाद में ये शारदा हो जाती है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। काली नदी भी इसी का नाम है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में यह घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार की शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार की शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। ठीक है। फिर गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। तो गंडक नदी कहाँ पे मिलती है? तो सोनपुर में, पटना के निकट मिलती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी के उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दुद्धा टोला श्रेणी से होती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनाद के बांदरपुर चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन हैं। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट के मुख्य सहायक नदी है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपात की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। तो बंगाल का अभिशाप किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मुँह के निकट से निकलती है। अच्छा, माहू के निकट से निकलती है, सॉरी। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गर्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी के उद्गम क्षेत्र गोमत ताल फुलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। ठीक है, ये याद रखिए कि यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। ठीक है, कौन सा? तो गोमती नदी। आइए देख लेते हैं गंगा का
गंगा नदी उद्गम गंगोत्री हिमानी गोमुख, संगम बंगाल की खाड़ी। यमुना यमुनोत्री हिमानी बांदरपूछ, ये संगम कहाँ के मिलती है? तो गंगा में, प्रयागराज इलाहाबाद के पास। फिर उसी तरह से शारदा काली बिलान हिमानी नेपाल हिमालय, ये घाघरा में आकर मिलती है। कहाँ? बाराबांकी में। फिर कोसी ईसाई थान नेपाल हिमालय, ये गंगा में आकर मिलती है। गंडक नेपाल हिमालय, गंगा में सोनपुर पटना के पास। उसी तरह से रामगंगा दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड, ये भी गंगा में आकर मिलती है। सोन अमरकंटक पठार, गंगा पटना में आकर मिलती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार, हुगली कोलकाता के निकट मिलती है। चंबल माहू मध्य प्रदेश, यमुना इटावा के निकट आकर मिलती है। गोमती गोमतताल फुलहर झील, गंगा में आकर मिलती है। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। आइए अब प्रश्नों पर चलते हैं। गंगा नदी उदाहरण है क्या? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? तो पद्मा नाम से पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसका नाम पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहाँ इसकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है और संयुक्त रूप से यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा नदी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में स्थित है। ठीक है। हमारा ये कथन कारण प्रश्न, ये यूपीपीसीएस 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। कथन: गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ए और कारण इसका देखते हैं। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो इसका आंसर सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ये कारण बिल्कुल सही गलत मतलब सही नहीं है कि जो नदी जितनी पवित्र होगी उतनी अधिक प्रदूषित होगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं। गंगा की प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अधिशेष प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना है। तो ये कारण आपको समझ में आ गया कि पवित्र होने की वजह से ये प्रदूषित नहीं है, बल्कि इसके किनारे शहर का बसाव इतना ज़्यादा है जिसके कारण उसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक है। आइए अगला प्रश्न। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। मतलब ये 6 किलोमीटर तक की गहरी तक इसकी जलोढ़ मृदा की गहराई हो सकती है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओढम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक तथा ग्लोनी के अनुसार 2000 मीटर है। ठीक है। ये तो दो ज्योग्राफिस्ट होंगे जिनके अनुसार इस तरह की गहराई के बारे में चर्चा की गई थी। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों के परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से मिलती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, 1, 2, 3। ये चौथा नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी पीठ नहीं है बल्कि 4 पीठों में से एक पीठ के रूप में जाना जाता है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उपयुक्त कथनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा से मिलती है, अतः कथन 1 सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, अतः कथन 2 सही है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले का नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर स्थित है, अतः 3 कथन सही है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक भगीरथनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 14 ज्योतिर्लिंग में से एक है, अतः कथन 4 गलत है। समझ गए। आइए मिलाने वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं।
सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 स्थल है, सूची 2 नदियों का संगम है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। इसी तरह से भगीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार, विष्णुगंगा और मंदाकिनी। इसका आंसर देखिए नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया इसका आंसर में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन से पता करते हैं क्या हुआ। प्रश्न में सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार और भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग मंदाकिनी से सुमिलित नहीं है। नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है। मतलब इसका उत्तर आयोग ने विकल्प बी को माना है। तो ए का 2 रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, बी का 4 नंदप्रयाग, विष्णुगंगा और मंदाकिनी, सी का 3 कर्णप्रयाग में क्या है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार है, और इसी तरह से डी का 1 देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये अलकनंदा से संबंधित है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है या सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। ठीक है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? तो काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में गोरी, कुथु जंगती, सरजू, लोहावर्ती, लधुआ आदि है। इनमें से कथनों में से कौन सा भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? मतलब कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये देवप्रयाग पर होता है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये देवप्रयाग में बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो यह अलकनंदा तट पर स्थित है। बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। तो बद्रीनाथ, अलकनंदा और केदारनाथ मंदाकिनी, ये याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है लोगों को। भारत का सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए भारत की नदियों की वाह लंबाई इस प्रकार है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे लंबी बड़ी वाह नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? तो गंगा, 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले किसी एग्ज़ाम में। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी गंगा से लंबी है, परंतु इसका विस्तार भारत में कम होने के कारण भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी कहलाती है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो यह गौमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनाद के गौमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है को चिन्हित करें तो कौन सी है? तो गोमती नदी है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमती तल, फुलहर झील, जिला
पिपलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कथन कारण वाला। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो ये बिल्कुल सही है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है जिसके कारण यमुना बिल्कुल प्रदूषित हो जाती है। परंतु ये कारण इसका बिल्कुल गलत है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत कारण आर गलत है, क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, मतलब यह सालों भर बहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्षा के समय यह मौसमी नदी है, ये सालों भर बहने वाली नदी है, इसलिए ये कारण गलत है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी को मृत हो जाने के कारण प्रदूषण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा इसकी सहायक नदी नहीं है यमुना की, बाकी बेतवा, चंबल और केन इसकी सहायक नदी है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है डायरेक्ट, ठीक है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है कहाँ? तो बांदरपूछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनाद के बांदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से मिलती है? तो कौन सी मिलती है? सोन नदी। अच्छा सॉरी, नहीं मिलती है, सोन नदी नहीं मिलती, बाकी केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी है। विकल्प में दिए गए मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी है। फिर आइए अगला प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा चंबल में नहीं मिलती है, बाकी छिप्रा, काली सिंध और पार्वती चंबल में आकर मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तट से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियाँ चंबल में मिलती हैं। ठीक है, बेतवा नदी मिलती है, किस में मिलती है? यमुना नदी में। इसमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो ये सोन नदी उत्तर वाहिनी नदी है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिनी तट के प्रमुख सहायिका है। जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों का एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है, मतलब कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी बाएं से नहीं मिलती क्योंकि यह उत्तर वाहिनी नदी है और बाकी बाएं ओर से आकर मिलती है, जिसमें गोमती, कोसी और घाघरा है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर का पठार सोन और यमुना के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र इन सब में सोन नदी का है। आइए इन सबका एरिया देख लिया जाए। दिए गए विकल्पों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो महानंदा का 207.285 वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह से सोन का 70,055 वर्ग किलोमीटर है। रामगंगा का 30,811.48 वर्ग किलोमीटर है। गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त तथा भारतीय जल संसाधन सूची प्रणाली के आधार पर ये इसका देख लीजिएगा एक बार, महानंदा का, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आइए अब अगले नदी तंत्र पर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जागबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी है? यारलुंग जागबो। यारलुंग जागबो को ही भारत में ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगशी ग्लेशियर
से निकलती है। यह कौन सी ग्लेशियर? तो आंगशी ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू टर्न अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के दिहांग नाम से प्रवेश करती है। तो कहाँ से? नामचा बरवा से यू टर्न लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नाम से जानी जाती है। तो जैसे ही असम प्रदेश में घुस आती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बांग्लादेश में इसे कौन सा नाम? जमुना नाम। तो देखिए इसे कितने नाम हो गए हैं। पहले यारलुंग जागवे, ठीक है, फिर यहाँ पे आया दिहांग, फिर इधर हो गया ब्रह्मपुत्रा, फिर हो गया जमुना, मतलब तिब्बत में हो गया यारलुंग जागवे, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में हो गया दिहांग, फिर असम में हो गया ब्रह्मपुत्रा, फिर बांग्लादेश में हो गया जमुना नदी। ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु नदी के स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, आइए मैप में देख लेते हैं इसका थोड़ा विस्तार। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा, यारलुंग जागवे, यहाँ से देखिए ये यू टर्न लेकर इस तरह से आया भारत में, और ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिर गया। तो ये देखिए ये ब्रह्मपुत्रा, यारलुंग जागवे, फिर उसकी एक सहायक नदी यहाँ सुवर्णश्री, फिर यहाँ पे एक देखिए मानस, फिर ये देखिए तीस्ता, फिर ये हुगली, यहाँ से यहाँ लोहित इसकी सहायक नदी, फिर यहाँ से बराक इसकी सहायक नदी, फिर मेघना। ठीक है, तो ये सभी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं, नाम ध्यान में रखिएगा। आइए ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए एक और नाम आ गया, सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमोली, तीस्ता, कमेग, सुवर्णश्री, धनश्री, दिहांग, दिसांग, साकोश और लोहित है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की ज्यालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुवर्णश्री नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र चीन में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली शामिल है। तो यह ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप कहाँ है? तो असम में। कौन सी नदी पे? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे। तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व की छत, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो विश्व की छत या द रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो तिब्बत की पठार को। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियाँ इस प्रकार है। तो इससे कौन कौन सी नदी निकलती है? तो पहला यांगजी नदी, चेंगजियांग, फिर हुआंगहो पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, मेकांग नदी तथा सलावनी नदी। देखिए यांगजी नदी, हुआंगहो नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, मेकांग नदी और सलवानी नदी। आइए इसके प्रश्नों को देखा जाए। ये देखिए IAS प्री 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदी अपने ऊपरी पठारों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रवेश होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। और यू टर्न क्यों बनता है? आइए इसका विकल्प देखते हैं। विलित हिमालय श्रेणी के उत्थान के कारण
भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। तृतीय कपिल विलित पर्वतमालाओं के भूवि तर्क विक्षोभ के कारण। इस संदर्भ के उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत है। तो इसका आंसर होगा बी, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। ठीक है, आइए इसका विवरण देखते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदी अपने ऊपरी पहाड़ों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में यारलुंग जागवो नदी किस नाम से जानी जाती है? ये देखिए बीपीएससी 59वां से 56वां प्री 2015 का प्रश्न है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। यारलुंग जागवो नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में यारलुंग जागवो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध, ये तीनों नदी का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। तो इसका विकल्प उपयुक्त सभी हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। निम्नलिखित नदी पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुवर्णश्री उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो लोहित और सुवर्णश्री अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और बराक अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। बराक मणिपुर की पहाड़ी से होकर बहती है। आइए इसका विवरण देखते हैं। लोहित सुवर्णश्री नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये देखिए बीपीएससी का फिर से पूछा हुआ एक प्रश्न है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, मतलब इसका बहाव क्षेत्र क्या क्या है? तो तिब्बत है, बांग्लादेश और भारत है। भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। तो यहाँ पे चीन देखिए ये नहीं होगा। उसी तरह से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम। तो पाकिस्तान नहीं होगा और सिक्किम भी नहीं होगा। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो यहाँ देखिए भूटान और नेपाल भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ये देखिए IAS प्री 2016 का पूछा हुआ प्रश्न इसमें आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, कमेंग, लोहित। तो ये तीनों नदियां ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो इसका विकल्प डी हो जाएगा। आइए इसका विवरण देखते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की द्वारा प्रश्नगत तीनों नदियों का सूचनाएं निम्नानुसार है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ी से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भरोली, ये देखिए जिया भरेली नाम से जानी जाती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। फिर लोहित, पूर्वी तिब्बत में जियालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से जानी जाती है। तो खून की नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो लोहित नदी जानी जाती है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह भी IAS प्री 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती और यह तीस्ता नदी एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो उसमें ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की उद्गम स्थान से नहीं होती। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान बिल्कुल अलग अलग है। और उसी तरह से ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका विकल्प होगा सिर्फ 2,
तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका विवरण देखते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित चिलामू झील से होता है, जो लगभग 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनाद है। इस प्रकार कथन एक गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम के रथोंग हिमनाद से हुआ है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 2 सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इस प्रकार कथन 3 गलत है, अतः विकल्प 20 सही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसने स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? मतलब किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी के उद्गम तिब्बत के पठार है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का भी हो गया। आइए दक्षिण की नदियों के बारे में देखते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग का अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियां हैं, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये 3 नदियां ध्यान रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों एस्चुरी का निर्माण करती है और बाकी सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये देखिए मैप में थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए सिंधु नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। उसी तरह से ये लूनी नदी, ये देखिए गंगा नदी है। अब ये देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा, ताप्ती। अब देखिए पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, महानदी। ये देखिए गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, ये वेंगई। उसी तरह से ये पेन्नार, उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार। फिर ये कृष्णा की सहायक नदी, ये देखिए तुंगभद्रा, भीमा, मंजरा। फिर इसी तरह से गोदावरी की सहायक नदी, ये देखिए इरावदी, वर्धा, पेनगंगा। तो ये सभी नदियाँ दक्षिण की नदियाँ हैं, दक्षिणी पठार की नदी। इसमें कुछ पश्चिमी प्रवाहित है, कुछ पूर्वी प्रवाहित है। जो पश्चिमी प्रवाहित है वो एस्चुरीज का निर्माण करती है और जो पूर्वी प्रवाहित है वो डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब ये ध्यान में रखिएगा, इस तरफ जो नदी गिरती है वो सभी डेल्टा का निर्माण करती है और इस तरफ जो नदी गिरती है वो सभी एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा तो आसानी होगा थोड़ा नदियों के बारे में जानने में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। तो ये पश्चिम की ओर क्यों बहती है? तो इसका देखिए यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि पश्चिम की ओर बहने के लिए सबसे बड़ा कारण यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये देखिए नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जबलपुर के निकट संगमरमर शैली में नर्मदा नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वह धुआंधार प्रपात, ये देखिए धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी, तापी और ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर और अपवाह तंत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। ठीक है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है।
यह नदी महाराष्ट्र से मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुदुचेरी, यमन में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है जो पूर्णवर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा वेनगंगा है। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में वाल्स महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। तो कृष्णा नदी विवाद कौन कौन से स्टेट के बीच में है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, जो 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों RS बहावत एवं ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधीशों का गठन किया जा चुका है। महानदी मध्य पूर्वी भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी धमतारी जिले से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई प्रायद्वीपीय के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह कहाँ बंगाल की खाड़ी मिलती है? तो तिरुचिरापल्ली में मिलती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। कावेरी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? अमरावती, भावनी, हेमावती तथा काबिनी है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। तो सबसे बड़ा आयतन के हिसाब से जलप्रपात कौन बनाती है? तो कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो इस जलप्रपात को शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रताप द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहाँ नदी द्वारा बहकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुरी ज्वार नदमुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी की है? तो सेंट लॉरेंस नदी की है। आइए देख लेते हैं इस पे। नर्मदा, अमरकंटक, मैकाल पर्वत 1312 किलोमीटर। ताप्ती, मलताई, बैतूल जिला मध्य प्रदेश 724 किलोमीटर। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र 1465 किलोमीटर। कृष्णा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र 1400 किलोमीटर। कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग कर्नाटक 805 किलोमीटर। महानदी, सिहावा पहाड़ी, धमवंतरी छत्तीसगढ़ 858 किलोमीटर। अब नदी और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं। गोदावरी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इरावदी। कृष्णा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा,
मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी, अमरावती, भाविनी, हेमावती, काविनी। फिर उसी तरह से महानंदा का क्या है, शिवनाथ, हसदेव, ईवा और तेल। आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न कथन कारण का है। ये देखिए 3 बार पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस प्री 2014, फिर देखिए 2010, फिर देखिए मेंस 2013। यूपी ARO में मेंस 2013 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। ये कथन और कारण बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए इसका विवरण देखते हैं क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है तथा छोटे मार्गों का अनुसरण करती है। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती तथा प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये भी कथन कारण का और ये 2 बार पूछा हुआ है। एक बार यूपी पीसीएस मेंस 2002, फिर यूपी पीसीएस प्री 1999। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो ये बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी से गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियाँ पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश से प्रवाहित होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। ये देखिए IAS प्री 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय पहाड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? तो यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी से विस्तृत है। यह बिंद एवं सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो दूसरा और तीसरा कारण बिल्कुल गलत है और पहला कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए यह पश्चिम की ओर बहती है। आइए इसका विवरण देखते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव के कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। किसी विकल्प में यदि 1 एवं 2 दिया हो तो यह विकल्प सही होता, परंतु ऐसा नहीं होने पर सुसंगत विकल्प ए है। ठीक है, तो इसका विकल्प ए सही था। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ये देखिए अगला प्रश्न कथन कारण का। ये यूपी पीसीएस में 2005 का पूछा प्रश्न है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। वह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये अपने मुहाने पर डेल्टा का नहीं बल्कि एस्चुरीज का निर्माण करती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। आइए इसका विवरण देखते हैं। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि गाद का अभाव किसी नदी में क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर वह भ्रंश घाटी या कठोर पर्वत से होकर गुजरेंगी तो उसमें गाद का अभाव रहेगा, जिस कारण से वहाँ एस्चुरीज का निर्माण होगा, डेल्टा का नहीं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जाहिर सा है नर्मदा नदी। बाकी महानदी, गोदावरी और कावेरी तीनों डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि इनमें ढेर सारा गाद होता है और नर्मदा नदी में गाद बिल्कुल भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें नर्मदा और ताप्ती दोनों होगा जो डेल्टा नहीं बनाती, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। देखिए, आइए इसका विवरण पढ़ते हैं। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरीज का निर्माण करती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो विभ्रंश घाटी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है।
और बाकी कावेरी, यमुना, सोन, रियाद ये सब विभ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है। आइए इसका विवरण देखते हैं। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। उपयुक्त नदियों में से ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो ये हो जाएगा राजनांदगांव नर्मदा नदी का भाग है। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। फिर अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर का मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। तो ये कहाँ पर समुद्र से मिलती है? तो कैम्बे की खाड़ी में मिलती है, इसे ध्यान रखिएगा। नर्मदा घाटी उदाहरण है किस चीज़ का? तो भ्रंश घाटी का। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। सब कॉमन क्वेश्चन है, पूछ सकता है आप लोग से। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी फॉल्ट थ्रू से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी होकर बहती है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों से के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है। पश्चिम की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ रिवर है। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती बहती है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए 1 और 2। भारत के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः सही विकल्प ए है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो ताप्ती अरब सागर में गिरती है, बाकी गोदावरी, कृष्णा और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पश्चिम में नहीं निकलती है? अच्छा, कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से ताप्ती या ताप्ती नहीं निकलती है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है। तो गोदावरी, कावेरी और कवाम पश्चिमी घाट से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर, बैतूल जिला से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कमाव पश्चिम घाट से निकलती है। ये देखिए IAS प्री 1996 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार तो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है? तो यह कावेरी नदी है जो 2-3 बार अलग होती है और ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह तंत्र क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा सिंध संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। कावेरी नदी का उद्गम है कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसका विवरण देखिए। इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए
अर्थात कावेरी जारी किया गया। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी का नाम दिया गया है और यूपीपीसीएस के अनुसार कावेरी नदी का नाम दिया गया है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद, यहाँ देखिए स्टार किया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। तो कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चलता आ रहा है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सा एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी नदी बनाती है कौन सी? ताप्ती। बाकी गोदावरी, कावेरी और महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा तथा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? मतलब बड़ा से छोटा कौन सी नदी है? तो सबसे बड़ा गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और फिर ताप्ती है। ये IAS प्री 2003 का पूछा प्रश्न था। आयु लंबाई के हिसाब से इसे हम देखते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर, उसी तरह से ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो जोड़ने का कार्य किया गया है किसको? ये देखिए IAS प्री 2016 का पूछा हुआ प्रश्न था। तो जोड़ने का कार्य किया गया है कावेरी और तुंगभद्रा को। ठीक है, ये कावेरी और तुंगभद्रा को जोड़ने का कार्य किया गया है। आइए इसका विवरण देखते हैं। ये देखिए 2016 का पूछा हुआ IAS का प्रश्न है UPSC का। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ने परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालय नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाना प्रस्तावित है। आइए अगला प्रश्न, ये देखिए IAS का, यह भी पूछा हुआ प्रश्न 2002 का है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम ये देखिए पहला ही है, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। ठीक है, आइए इसका विवरण देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुवर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वेंगई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की नदी प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो यह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है, मतलब पेड़ की शाखाओं की तरह टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से रखती है। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? यह देखिए IAS प्री 2006 का पूछा प्रश्न है। तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, यह भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है, ये गलत लग रहा है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है, तो ये भी सही है। तो C आंसर इसका हो जाएगा जो गलत है। बाकी 3 ऑप्शन इसका सही है। आइए इसका विवरण देखते हैं। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगु जिले में स्थित है, अतः विकल्प C सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से? तो अमरकंटक से। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी तीनों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। जो नदी शेष से अन्य से भिन्न है वह नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, महानदी। तो इसे महानदी होना चाहिए था क्योंकि ये पूर्व की ओर बहती और सिंधु, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, मगर देखिए आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। तो आइए इसका विवरण देखते हैं क्या होगा। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदी का स्रोत भारत में है, तब विकल्प B एवं D दोनों सही है। मतलब इसका आंसर 2 हो सकता है, क्योंकि सिंधु नदी का उद्गम स्थान भारत से बाहर है और बाकी 3 नदियों का उद्गम स्थान भारत में ही है, इसलिए ये विकल्प B भी हो सकता है। और ये 3 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और ये पूर्व की ओर गिरती है, इसलिए यह भी विकल्प हो सकता था।
तो ये ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी नहीं बनाने वाली महानदी है। बाकी ये ताप्ती, नर्मदा और मांडवी एस्चुरीज का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सहावा के निकट से निकलती है। 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई प्रायद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी महानदी है। महानदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। आइए अगला प्रश्न। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये देखिए, इसका विकल्प ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 60 और 62वां बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। आइए इसका विवरण देखते हैं तो आंसर क्लियर हो जाएगा। क्या है? तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदी में शिवनाथ, जोक, हांसदो, ईव, मांड आदि है। तो ये देखिए, विकल्प में महानदी का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्ण घाट, कावेरी घाट। तो आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, साबरमती घाट और ताप्ती घाट। साबरमती और ताप्ती नदी के घाटों में जल की कमी रहती है। आइए अगला प्रश्न। ये देखिए, IAS प्री 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत के 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, वहीं दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो ये अमरकंटक है, क्योंकि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। आइए इसका विवरण देखते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार के पटना में पूर्व गंगा नदी में मिलती और यह नर्मदा पश्चिम की ओर बहुत बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखिए, ये भी IAS प्री 2009 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो ये गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और इसमें पश्चिम की ओर भी प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। आइए इसका विवरण देखते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पंबार, भावनी और कबानी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं हैं। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी नदी का 3,12,813 वर्ग किलोमीटर। वहीं कृष्णा नदी का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार विकल्प सी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर लंबी गोदावरी नदी भारत की दूसरी गंगा के बाद, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है कौन सा? तो गोदावरी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 558 किलोमीटर तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है कौन सी? तो गोदावरी नदी है।
निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशघारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पिन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और प्राणहिता है, इसलिए विकल्प डी सही होगा, 2 और 3। ये देखिए IAS प्री 2015 का पूछा हुआ प्रश्न था। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, वानगंगा, मनेर, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार 597 किलोमीटर तथा वंशधारा 254 किलोमीटर। नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल अन्य नदियाँ और उसके आगे की बातचीत देखेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जान सके, पढ़ सके, समझ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।